नमस्कार दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं द्वंद्व समास की एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा। क्या परिभाषा? ठीक है। किसकी परिभाषा? द्वंद्व समास की। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच से और या अथवा का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता। माता और पिता। रात दिन। क्या हो जाएगा? रात और दिन। समझ में आ रहा है कि? देखिए, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच से और या अथवा का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन। चलिए अब द्वंद्व समास के भेद को देखते हैं कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। क्योंकि मैं द्वंद्व समास पर आज विस्तार से बातचीत करूंगा, इसको पूरा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व, नंबर 3 समाहार द्वंद्व। कौन कौन? नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर 1 क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व समास। और नंबर 3 क्या है? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समझ में आ रहा है? समास के कितने द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि अब सामान्य जो परीक्षाएं हो रही हैं, सीधे द्वंद्व से प्रश्न नहीं किए जा रहे हैं, उनके भेदों से प्रश्न किए जा रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, अन्यथा द्वंद्व समास आप रट कर जाएंगे और जब उनके भेदों से प्रश्न कर दिया जाएगा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार सुनिएगा। इसके बाद मैं तो बार बार कहता हूँ ना, मेरी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको नोट्स तैयार करना चाहिए। यदि आप नोट नहीं तैयार करेंगे ना
तो समझ लीजिए कि हमारी क्या किसी की भी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए अब एक एक द्वंद्व समास के भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब इनको मिटा करके आगे हम देखते हैं। तो नंबर 1 जो द्वंद्व समास का पहला भेद है क्या है? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इसी को पढ़ाते हैं पहले। इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा, इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है इसको मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। वह समास जिसकी संज्ञाएं एक साथ आने पर भी अपना अलग अलग महत्व रखती हैं उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या है? इतने से, इस परिभाषा से तो इतना से काम चलने वाला नहीं है। इसकी पहचान कैसे इतरेतर द्वंद्व समास को आप समझ जाएंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। तो चलिए कुछ इसकी पहचान जान लें। इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान, इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान देखिए दोस्तों, इसमें जो संज्ञाएं हैं निम्न तरह से आती हैं। इसमें संज्ञाएं इस प्रकार आती हैं। किस प्रकार आती हैं? देखिए पहला जो है किसमें आती हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में आते हैं। किसके रूप में आती हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में। जैसे सीताराम, देख रहे हैं कि नहीं? सीताराम, राधे श्याम। अब समझ जाइए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आ रहा है तो उसमें कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। सीताराम, राधे श्याम, मान लीजिए लिख दिया जाए गौरी शंकर, देख रहे हैं कि नहीं? और किस रूप में आती हैं? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हमें बताएं और मैं आगे लिख दूं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और किस रूप में आती हैं? पहले तो आपको हमने बताया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में आती हैं। दूसरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में आती है। किसके रूप में? पुल्लिंग
और स्त्रीलिंग के रूप में आती है, स्त्रीलिंग के रूप में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में। जैसे राम जानकी, राम जानकी, शिव पार्वती, शिव पार्वती। देख रहे हैं कि नहीं? नाना नानी, नानी। देख लीजिए, और उदाहरण देना चाहो तो दे दूंगा। देख रहे हैं कि पुल्लिंग इधर है, स्त्रीलिंग इधर है। अगर इस तरह की संज्ञाएं आए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उसमें द्वंद्व समास का कौन सा भेद होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। और किस रूप में आती है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किस रूप में? स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किस समास में? इतरेतर द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास का जो पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व समास, उसमें हमने क्या बताया? यह बताया कि पहले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बता रहे हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। जैसे कविता सविता, कविता सविता दोनों स्त्रियों का नाम है कि नहीं है? अनीता, अनीता, सुनीता। देख लीजिए, अनीता, सुनीता, सीता, गीता। देख लीजिए, अगर इस तरह आ रही हैं तो सब में इतरेतर द्वंद्व ही है। विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अगर मेरे से आप, मुझसे आप द्वंद्व समास पढ़ लेंगे तो किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पढ़ने की, किसी भी चैनल से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए और क्या आता है? पुल्लिंग, पुल्लिंग के रूप में आते हैं, पुल्लिंग, 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 पुल्लिंग। जैसे राम रावण, राम रावण, राम कृष्ण। देख लीजिए, राम कृष्ण। और भी हैं, कृष्ण कंस हैं, तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें पुल्लिंग, पुल्लिंग है। तो हमने अभी तक क्या बताया? हमने अभी तक ये बताया कि जो इतरेतर द्वंद्व में हैं संज्ञाएं किस तरह आती हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में आती हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में आती है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग के रूप में आती है, पुल्लिंग पुल्लिंग के रूप में आती है। एक और इसका प्रकार होता है दोस्तों, उसको भी बता दूं, एक और तरह से आती है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं मिटा दूं। एक तरह से और आती है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार से और आती है, ऐसी संख्याएं, संख्याएं जो एक साथ लिखी जाती है, लिखी जाती हैं, परंतु बोलने में दो प्रतीत होती हैं, दो प्रतीत होती हैं। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण देने जा रहा हूं द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व का। जैसे 24, 24, अगर इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? 4 और 20, 4 और 20, 38, 38, 8 और 30, 8 और 30, 68, 68,
क्या हो जाएगा 8 और 60। देख रहे हैं कि नहीं, तमाम उदाहरण हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। लेकिन वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़े कम ही उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन जो आज ये उदाहरण हमने दिया है, हम समझते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में द्वंद्व समास से यदि प्रश्न होता है तो यहाँ से जरूर आना चाहिए। इस तरह की संख्याओं से जरूर पूछा जाना चाहिए। तो चलिए अब दूसरा भेद पढ़ते हैं। कौन सा दूसरा भेद? द्वंद्व समास का दूसरा भेद कौन सा है? द्वंद्व समास का दूसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास किसे कहते हैं? परिभाषा जान लीजिए कि वह समास जिसके दोनों पदों में विकल्प का बोध हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसके दोनों पदों में विकल्प का बोध हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। विशेष बता दूं एक चीज, यह समास विरोधाभासी शब्दों के मेल से बनता है, जैसे बड़ा छोटा। तो यहाँ विग्रह क्या हो जाएगा? बड़ा या छोटा। और उदाहरण आपको केवल ओरली बता दे रहा हूँ। बड़ा छोटा, बड़ा या छोटा, गोरा या काला। ठीक है, इस तरह जहाँ या और अथवा लग जाते हैं विग्रह करते समय, वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास का कौन सा भेद होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तीसरा भेद भी पढ़ाकर वीडियो को समाप्त कर दूं। चलिए ठीक है, मिटा देता हूं। जो द्वंद्व समास का दोस्तों तीसरा भेद है, समाहार द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व। चलिए द्वंद्व समास का तीसरा भेद कौन सा होगा? तीसरा भेद समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? अरे भाई, वह समास जो एक ही तरह के अनेक वस्तुओं का बोध कराए उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। वह समास जो एक ही प्रकार की अन्य वस्तुओं
का बोध कराता है वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे रेड से लिख दूं, जैसे दाल रोटी। अब दाल रोटी जो है, अगर इसका विग्रह किया जाए तो सभी व्यंजनों का समाहार, उसमें चाहे दाल रोटी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे दाल सब्जी हो, सभी व्यंजनों का समाहार, सभी व्यंजनों के लिए या समाहार सभी व्यंजनों के लिए। अब दाल रोटी कहने का सेंस तो इतना ही नहीं है कि दाल रोटी से अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसमें सभी व्यंजनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे रुपया पैसा, तो रुपया पैसा सभी संपत्तियों के लिए, सभी संपत्तियों के लिए भी। अब रुपया पैसा का अर्थ है, अब चांदी सोना है तो भी सभी संपत्ति है, वो भी हो गया कि बहुत इनके पास रुपया पैसा है, सोना चांदी है, पूरी संपत्ति है। घर द्वार दोस्तों, अब घर द्वार का अर्थ केवल घर और द्वार से नहीं है, पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। ठीक है, पूरे परिवार के लिए इसका अर्थ निकल रहा है। तो आपने देखा कि समाहार द्वंद्व में एक ही प्रकार की वस्तु बोली जाती है, लेकिन उसके एक ही प्रकार के अन्य जो वस्तुएं हैं उसी से लगी सगी, उसका भी उसमें बोध हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। बाय।